नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी परिवन कुमार हमारे साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं आज बेहद अहम खबर के साथ। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत एक बड़े सड़क हादसे में बाल बाल बचे। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से ये हादसा हुआ जब वो ड्राइव कर रहे थे, मर्सिडीज में थे। अनियंत्रित हुई उनकी कार, जाकर डिवाइडर से टकराई। उसके बाद वो पलट गई, उसमें आग लगी और जलती हुई गाड़ी से निकले हैं बाहर किसी तरह से बचकर ऋषभ पंत। लेकिन इस हादसे में उनकी पीठ, पैर और उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। डॉक्टर के मुताबिक उनकी हालत गनीमत है कि खतरे से बाहर है। उन्हें इलाज के लिए रुड़की से देहरादून ले जाया गया। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की एक टीम बनाई गई है जो निगरानी कर रही है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि पंत के माथे पर 2 चोटें आई हैं। घुटने का लिगामेंट टूटा है, दाहिनी कलाई और एड़ी में भी चोट पहुंची है। एमआरआई के बाद उनकी चोट की गंभीरता का पता चल सकेगा और उसके हिसाब से इलाज होगा। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उस वजह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। जिस जगह दुर्घटना घटी वहां मौजूद है हमारे सहयोगी वेदांत। देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। हम इस वक्त दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर ऋषभ पंत की गाड़ी एक डिवाइडर पर टकराई और डिवाइडर पर टकराने के बाद उस पर आग लग गई और उसके बाद जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है उसको तोड़कर ऋषभ पंत एस्केप कर पाई। ये देखिए यहाँ पर ये जो डिवाइडर रेलिंग है पूरी टूटी हुई डिवाइडर रेलिंग है और साथ ही में ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी के टुकड़े हैं, टूटे हुए टुकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी के, वो भी यहाँ पर आपको पूरे इस हाईवे के अलॉन्ग आपको दिखाई देंगे। अच्छा, इसके बाद आई विटनेसेस की माने और पुलिस की माने तो डिवाइडर पर टकराने के बाद यहाँ पर एक पोल है, ये पोल जो आप देख सकते हैं, इस पोल पर गाड़ी टकराई और पोल पर टकराने के बाद ये देखिए यहाँ पर गाड़ी के ये जो टूटे हुए यहाँ पर टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं। पोल पर टकराने के बाद वो जो डिवाइडर आप वहाँ से देख रहे हैं, पवन आप अगर उनको वहाँ दिखा सकें, उस डिवाइडर में जाकर वो फाइनली लड़ी और वहाँ पर टूटे हुए जो आप टूटा हुआ डिवाइडर रेलिंग वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो फाइनली लड़ी। और वो स्पॉट आप देख सकते हैं, वहाँ पर गाड़ी पर पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और वहाँ पर ऋषभ पंत गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़कर किसी तरह बाहर निकल पाए। पुलिस का ये कहना है कि वो बहुत फॉर्चुनेट थे, लकी थे कि वो सरवाइव कर गए, क्योंकि पूरी तरीके से गाड़ी चार्ड हो चुकी थी, पूरी तरीके से गाड़ी जल चुकी थी। अच्छा, ये देखिए अब आप डिवाइडर रेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर टूटी हुई और साथ ही आपको दिखा दें विंड स्क्रीन के टूटे हुए टुकड़े, जो टूटा हुआ ग्लास आपको यहाँ नज़र आएगा। ये देखिए, ये टूटा हुआ ग्लास है विंड स्क्रीन का और यहाँ पर ये स्पॉट अगर आप देखें पवन, आप उनको दिखा सकें अगर हमारे व्यूअर्स को, कि इस स्पॉट पर गाड़ी पे पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और यहाँ से विंड स्क्रीन को किसी तरह तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकल पाए। अब उनको जो लिगामेंट है उनकी राइट नी का उसमें चोट आई है, साथ ही उनके अंगूठे में भी चोट आई है, उनकी रिस्ट पर भी चोट आई है। अभी उनको यहाँ से तुरंत सक्षम हॉस्पिटल रुड़की का है वहाँ ले गए थे। उसके बाद उनको मैक्स देहरादून में शिफ्ट करा गया और अभी वो मैक्स देहरादून में ही है। उनके एमआरआई और तमाम बाकी टेस्ट चल रहे हैं और उन टेस्ट्स के बेसिस पर ही ये फैसला लिया जाएगा कि उनको एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाना है या आगे का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। फिलहाल हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन स्टेबल है। पूरे देशवासियों की दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और फील्ड पर वापस उतरें। रुड़की में कैमरा सहयोगी पवन के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। तो वेदांत ग्राउंड से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे जहां पर ये भीषण हादसा हुआ। खासतौर से कार की जब तस्वीर सामने आई थी तो बेहद डरावनी थी, उसके परखच्चे उड़ गए थे।
और इस कार का जायजा लिया हमारे सहयोगी वेदांत ने। दिखाते हैं आपको ये। हम इस वक्त उस पुलिस चौकी में हैं जो महज 200 मीटर दूर होगी एक्सीडेंट स्पॉट से, और अभी हम आपको दिखाते हैं ये जो गाड़ी ऋषभ पंत की जो मर्सिडीज थी जिसमें वो बैठे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ, पूरी तरीके से चार्ड है, पूरी तरीके से जल चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो विंड स्क्रीन है गाड़ी की वो भी टूटी हुई है, क्योंकि जैसा कि पुलिस ने बताया कि क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी इसलिए उनको विंड स्क्रीन तोड़नी पड़ी बाहर निकलने के लिए। और पुलिस का ये कहना है कि बहुत लकी थे कि वो सर्वाइव कर गए, क्योंकि आप गाड़ी की हालत ही से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होगी उनकी बर्न इंजरीज़ की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट पर जो बैठे थे, पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि वो अकेले थे और वो उनको नींद लग गई थी, उनको झपकी लग गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो उस डिवाइडर में जाकर भिड़ी और उस डिवाइडर में भिड़ने के बाद एक इलेक्ट्रिक पोल पर भिड़ी और फाइनली वो उसमें आग लग गई। और आप देख सकते हैं एक्सटेंट क्या है आग का, कि पूरी की पूरी गाड़ी चार्ड हो चुकी है। आप छत भी दिखाएं, ये लग्जरी मर्सिडीज़ पूरी तरीके से चार्ड हो चुकी है यहाँ पर। और इस समय वो मैक्स देहरादून में भर्ती है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, उनके MRI और बाकी तमाम स्कैन्स हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि उनका जो लिगामेंट है राइट नी का उसमें चोट आई है और उनकी रिस्ट में, उनके अंगूठे में, उसमें भी चोट आई है। और फ्रैक्चर उन्होंने अपना किया है कि नहीं लेग, वो अभी भी बाकी है पता चल पाना, क्योंकि अभी MRI स्कैन्स के बाद ही ये चीज़ असर्टन हो पाएगी कि उनके राइट लेग में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। फ़िलहाल पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और फील्ड पर वापस उतरें। रुड़की में कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ वेदांत, NDTV इंडिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त हरियाणा रोडवेज की बस वहीं से गुजर रही थी, हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी और उसके ड्राइवर सुशील मान ने गाड़ी रोकी। वो ऋषभ पंत की कार के पास गए, उनको एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल भेजा और हमारे सहयोगी करमवीर ने बस ड्राइवर जिनका नाम सुशील मान है और कंडक्टर परमजीत नैन, उनसे बात की, उनकी बातचीत सुनिए। क्या हुआ था, क्या देखा आपने सबसे पहले ये देखा जी, हम हरिद्वार से आ रहे थे। हरिद्वार से जैसे हम गुरुकुल नारसन स्टॉपेज के पास पहुंचे तो हमें स्टॉपेज के पास थोड़ी बस को स्लो करनी पड़ती है, स्टॉपेज सवारी उठाने के लिए, यात्री उठाने के लिए। तो देखा हमें आगे नज़र तो रहती है भाई, गाड़ी दाएं बाएं दोनों आगे पीछे ध्यान रखता है। मैंने देखा भाई वो गाड़ी 300-400 मीटर पहले अनियंत्रित होकर ऐसे डोलती आने लग रही है लाइट दिल्ली साइड से। इतने में 100 मीटर आगे आई ना, वो सीधी वो रेलिंग कूदी। रेलिंग आपने देखी होगी जहाँ पे CCTV कैमरे जहाँ से वो कूदी है, और वो कूदते एक साथ 3 पलटे खाकर वो सीधी बस की तरफ होगी, आमने सामने की। भैया तो भगवान ही बचा सकता है, जैसे ये फासला दीवार दिखा है तो मौत हम दिखाई दे रहे थे। ये भी अपना एस्पेक्ट हो गया कुछ मगर देखी जाए। मैंने देखा कि गाड़ी कनेक्टर साइड में चली गई थोड़ी ही, मैंने उसी टाइम, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में थी मेरी बस, मैंने उसको ड्राइवर साइड में कराया। ड्राइवर साइड करते ही वो साइड में निकल गई, निकलते आगे फिर वो ड्राइवर टकराई बोनट की साइड से, वो फिर ऐसे घूम गई गाड़ी। अच्छा, देखा तो मैंने गाड़ी में, क्योंकि शीशे हैं दोनों साइड में, कनेक्टर साइड में, ड्राइवर साइड में, मैं दोनों साइड में ध्यान रखता हूँ। उसमें गाड़ी से थोड़ी आग चिंगारी शुरू हो गई थी, मैं तुरंत गाड़ी से कूदा, उस साइड से करी है परमजीत कनेक्टर साइड कूद गया। तो मैंने जब उसको ऐसे पकड़ा, इसने परमजीत ने भी, उसके क्यों आधा बाहर था वो। आधा बाहर मतलब कि उनके पैर बाहर थे या शरीर बाहर था? हाँ जी जी, अच्छा, पैर अंदर थे गाड़ी में। तो जैसे हमने उसको उठा कर, वो फुटपाथ होती है बीच की, उसके बीच में ले गया। मैं ये तो डेड हो चुका है, इसको क्या बचाना तो इसके अंदर क्या पता बच्चे हैं, लेडीज हैं, इनको देखना, क्यों अंधेरा था उस टाइम, बहुत अंधेरा था। तो मैंने देखा कितने बजे का ये 5:14 की बात हो। 15 मिनट का अप्रोक्सीमेट एम्बुलेंस आ गई थी, तो उसको सामान और उसको जो उसका सामान था, पैसे थे इकट्ठे करके उन्होंने। गाड़ी में क्या क्या था उसकी ये नहीं पता, गाड़ी में कुछ नहीं पता सर। पैसे जो बाहर मिला ना वो हमें बता दिया, 5-6 हज़ार रुपए थे और वो चुगने लग रहे थे पैसे सामान का थोड़ा हमने उनसे। कौन चुग रहा था? वहाँ के जो लोकल है, अच्छा, आगे थे, उनसे लेके हमने वो पैसे ऋषभ पंत के हाथ में रख दिए थे। और उसका एक सूटकेस था जिसमें उसकी कपड़े थे, थोड़े बहुत कुछ खिंड चुके थे, वो हमने एम्बुलेंस में रख दिए थे। तो देखिए, तकदीर ने ऋषभ पंत को बचाना था। शायद उनको अभी भारत के लिए और क्रिकेट खेलना है, विकेट के पीछे उछल कर फिर कैच पकड़ेंगे ऋषभ पंत, घूम कर छक्के लगाएंगे, ताकि वो दोबारा से क्रिकेट के प्रेमियों को रोमांचित कर सकें। और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि ऋषभ पंत स्वस्थ हों और दोबारा से क्रिकेट खेलें। NDTV के लिए मैं करमवीर सिंह चिकारा, हरियाणा से। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा मौत मामले की, जिस
जिसमें आरोपी शिजान खान की जो पुलिस हिरासत थी वो 1 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। हालांकि पुलिस ने 2 दिन की रिमांड और मांगी थी। पुलिस की जांच तेजी से तो आगे बढ़ रही है, हालांकि जो गुत्थी है वो अभी भी उलझी हुई है, किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इधर तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने आज मीडिया के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर से शिजान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। वनीता शर्मा ने कहा कि शिजान खान ने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिजान ने उनकी बेटी को थप्पड़ मारा था। वनीता शर्मा ने आशंका जताते हुए कहा कि ये हत्या का मामला भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि तुनिशा को डिप्रेशन नहीं था, जैसा कि शिजान की तरफ से कहा जा रहा था कि वो डिप्रेशन का शिकार थी, तो उनकी मां ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो घंटों काम करती थी और वो बहुत ही संवेदनशील लड़की थी। शिजान को जब तक सज़ा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शिजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं क्या शिजान ये क्या है कि तूने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ खत्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ। कोर्ट ने शिजान को पुलिस हिरासत में 1 दिन के लिए और भेजा है। शिजान के वकील ने तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए इसका विरोध किया। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि तुनिशा को थप्पड़ मारना, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना और उनकी जो है कोई और गर्लफ्रेंड होना महज एक कहानी है। सुनील सिंह ने बात की शिजान के वकील से, सुनिए बातचीत। तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार शिजान खान की तीसरी बार पुलिस रिमांड बढ़ गई है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा जी। सर, अमूमन 306 का जो केस है उसमें तीसरी बार मोस्टली रिमांड मिलते नहीं, लेकिन इसमें तीसरी बार रिमांड मिल गई, जो नए खुलासे परिवार की तरफ से उसके आधार पर, क्या कहेंगे आप? ये मीडिया ट्रायल वाला एक मैटर है जहाँ पे किसी को भी अपने ऊपर कोई रिस्क लेना नहीं है। 1 दिन का रिमांड बढ़ने का भी रीज़न है, उसकी मां ने आज 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जहाँ पे थप्पड़ मारने की बात कही है। सिर्फ उतनी आरोप को जांच करने के लिए कस्टडी एक्सटेंड हुई है, सिर्फ 1 दिन की हुई है। कहानियां जो निकल रही हैं, नई नई जानकारियां निकल कर आ रही हैं, भले आप उसे मीडिया ट्रायल का रूप दें, लेकिन कई एंगल इस पूरे मामले में आ रहे हैं, तो उनको कैसे आप लोग निराधार बताएंगे? क्योंकि मां ने आज 3 बातें प्रमुख तौर पे कही। एक तो ये कि ये हो सकता है कि हत्या भी हो, वो खुदकुशी तक सीमित नहीं है, क्योंकि अंदर दरवाजा बंद था और शिजान भी गया था शव को उतारने के लिए जब वो लटक रही थी। दूसरी बात है कि उनका परिवार शिजान का वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था, तो वो भी उस मामले के लिए जिम्मेदार है। ये उन्होंने बातें कही हैं, तो इसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करेंगे? अब इसका सफाई क्या होगी आप लोग के पास? पुलिस ने डे 1 वहाँ से सीसीटीवी फुटेज प्लस डीवीआर उठा लिया है। ये सारे आरोप सीसीटीवी फुटेज में सरासर झूठे साबित हो रहे हैं। किसी तरह का ना तो कोई धर्म परिवर्तन का यहाँ पे केस बनता है, ना तो किसी तरह का एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का केस बनता है। जहाँ तक शिजान का रोल है, इसके खिलाफ आज अभी इस वक्त तक एक साक्ष्य, एक सबूत नहीं है। पुलिस ने ये बताया कि जो गर्ल है, मिस्ट्री गर्ल जो बात आ रही है, उसका चैट डिलीट कर दिया है। तो अगर कुछ नहीं है तो चैट डिलीट क्यों कर सकते? पुलिस चैट रिट्रीव कर लेगी, ऐसा कुछ रहेगा तो आपके सामने या रिमांड रिपोर्ट में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेकअप क्यों हुआ फिर? ब्रेकअप क्यों हुआ ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं। ब्रेकअप होने के बाद दोनों आगे मूव ऑन भी हो गए थे, एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, साइट पे मिलते थे, शूट करते थे, हंसी से थे, खुशी से थे। किसी तरह का उन दोनों के बीच में तो कोई मनमुटाव नहीं था। ये है शिजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा, जो कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उनकी मां ने आरोप लगाए हैं। पुलिस की जांच में अभी तक ऐसी कुछ बातें सामने उभर कर नहीं आई। वसई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।
भारतीय कफ सिरप पीने के बाद 18 बच्चों की मौत के उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद नोएडा के मेरियन बायोटेक फार्मा कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तमाम दवाइयों के उत्पादन पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं आगे की जांच को लेकर दवाइयों के जो सैंपल लिए गए हैं उसे चंडीगढ़ के टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजा गया है। देखिए मेरियन बायोटेक में तमाम दवाइयों के बनाने पर पूरी तरह से रोक। उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार ने फैसला किया है। दरअसल उज्बेकिस्तान सरकार का आरोप है कि नोएडा की इस कंपनी के कफ सिरप डॉक 1 मैक्स को पीने से वहां 18 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और यूपी स्टेट ड्रग कंट्रोलर की साझा जांच में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत आने वाले क्वालिटी सिस्टम को मेरियन बायोटेक फार्मा में ढीला पाया गया। मेरियन फार्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा गया है कि क्यों ना आपका लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिया जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया है कि सिर्फ डॉक 1 मैक्स में मिलावट की खबरों के बाद सीडीएससीओ की टीम ने जांच के बाद गुरुवार रात से नोएडा के मेरियन बायोटेक के सभी दवाइयों के उत्पादन पर रोक लगा दी है, जबकि आगे की जांच जारी है। मेरियन बायोटेक पिछले 10 साल से एक उज्बेकी कंपनी के जरिए उज्बेकिस्तान को दवाई निर्यात कर रहा है। इस मामले के बाद वहां की सरकार ने दवा आयात करने वाली उज्बेकी कंपनी और इस कफ सिरप की टेस्टिंग करने वाली सरकारी लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ये सिरप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के और तय मात्रा से ज्यादा बच्चों को दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। दवाई को लेकर पहले गाम्बिया और अब उज्बेकिस्तान सरकार के आरोप के बाद भारत सरकार विचार कर रही है कि अलग अलग विभागों की ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे इस तरह की शिकायतों का निस्तारण जल्दी हो पाए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कंपनी पर नहीं पूरे देश पर उठता है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए गांधीनगर पहुंचे थे पीएम और अपने भाइयों के साथ अपनी मां को उन्होंने कंधा दिया, मुखाग्नि दी और इस दौरान सिर्फ परिवार के सदस्य ही नजर आए। हीराबेन का आज सुबह 3:30 बजे निधन हुआ था अहमदाबाद के अस्पताल में। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा को दी अंतिम विदाई। शुक्रवार सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार तब उपस्थित था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उद्योगपति गौतम अडानी सहित कुछ जानी मानी हस्तियां भी। प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, याद किया, एक सदी तक चलती रही मां। हीराबा महसाणा के विसान सागर में पैदा हुई थीं। दामोदर दास मोदी से उनका विवाह हुआ। एक बेटी हुई, 5 बेटे। 6 बच्चों में प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर है। मां से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। वे हर जन्मदिन पर मां के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेते। इस साल अपनी मां के 99 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि कितना मुश्किल उनकी मां का बचपन रहा था। बहुत कठिन था मां का जीवन। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद कैलिफोर्निया के फेसबुक हेडक्वार्टर में अपनी मां के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आ गए। मजदूरी कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर अपने जीवन मूल्यों के लिए अपनी मां को श्रेय दिया है, चाहे वो गरीबों की सेवा हो या भ्रष्टाचार का विरोध हो। नवंबर 2016 में ये वीडियो सामने आया। नोटबंदी के बाद 95 साल की हीराबा गुजरात के गांधीनगर के एक बैंक के बाहर व्हीलचेयर से आईं। उन्हें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने थे। वो लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करती रहीं। प्रधानमंत्री की मां के देहावसान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। दूसरे दलों के नेताओं ने भी। विदेशों से भी श्रद्धांजलि संदेश आए, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा के मुताबिक कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई।
अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 1923 में जन्मी हीराबा ने भारत में अंग्रेजों को राज करने से लेकर अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। गरीब तबके से आने के बावजूद संघर्ष कर उन्होंने अपने बच्चों को हौसला दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब भी गुजरात आते थे अपने मां के लिए समय निकालते थे, लेकिन इस बार वो गुजरात उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे और शायद ये कमी उन्हें हमेशा खलेगी। गांधीनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित पशरा, एनडीटीवी इंडिया।